अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे सिद्दी जुनूनियत नॉवल की एपिसोड नंबर 23, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। बेजान जब से नमाज पढ़कर किचन में दाखिल हुई तो मीरब की तैयारी और शर्माया घबराया रूप देखकर खुश हो गई और इसकी नज़र उतारी। मीरब और खदीजा ने इन्हें सलाम करने के बाद चाय दी और बेजान के मना करने के बावजूद आज नाश्ता दोनों ने बनाया। शहरयार और सहराब जब डाइनिंग रूम में आए तो खुशबुओं ने इनका इस्तकबाल किया। अरे वाह, आज तो बहुत खुशबुएं फैली हुई हैं। खैर तो है, शहरयार ने मेज़ पर खाने के लवाजमात देखकर बेजान से पूछा। वो इसलिए कि मेरी दोनों बेटियों ने मेरे मना करने के बावजूद भी आज नाश्ता तैयार किया है। ये क्या बात हुई भाभी माँ, आपको आए अभी 4 दिन सारे हुए हैं और आपने अभी से किचन संभालना शुरू कर दिया। बेजान की बात सुनते शहरयार ने एतराज़ किया, पर वो तो सहराब को देखने में इस कदर गुम थी कि इसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा था। वो लग भी तो बहुत प्यारा रहा था। मेदे जैसी रंगत से स्वेट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने फौजी कट हेयर स्टाइल बनाए वो किसी का भी दिल धड़का सकता था। बेजान की भी जैसे नज़र पड़ी, उन्होंने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। खदीजा के कोहनी मार के होश दिलाने पर इसने शहरयार को जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि ये हमारा घर है और अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। वैसे भी हमें आदत है, इतने से किचन में नहीं गए, हम बोर हो गए थे। इसकी बात सुनता वो खामोशी से खदीजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। बेजान को आलू का पराठा उठाता देखकर हमेशा की तरह सहराब ने टोका, बेजान आप ये पराठा नहीं खाएंगी। इसके टोकने पर उन्होंने पहले घूरकर इसे देखा, फिर मीरब से शिकायत लगाई, समझा लो। मीरब अपने शोहर को हर वक्त मुझ पे जालिम सास बने रहता है। मेरी बहुओं का हाथ का नाश्ता हो और मैं ना करूं, ऐसा नामुमकिन है। ये कहते साथ ही वो पराठे पर अचार रख के खाने लगी, जिसे देखकर सब हैरान रह गई। बेजान ये आपकी उम्र है अचार खाने की। सैराफ ने दोबारा एतराज़ किया। चल लो, क्या हुआ है मेरी उम्र को, अभी तो मैं परदाती ही नहीं बनी और आपने हमें बूढ़ा बना दिया। अल्लाह के फजल करम से अब भी मुंह में पूरे दांत हैं, एक भी नहीं टूटा। और बहुत बन लिया तुमने मेरी सास, अब मेरी बहू तुम्हें सीधा करेगी। ओहो मेरी बेजान, मैंने कब कहा आप बूढ़ी हो गई हैं, पर आपकी सेहत के लिए ना तो पराठा अच्छा है ना ही अचार। तो बराए मेहरबानी कुछ ख्याल करें, अगर अपने परतोतों को गोद में खिलाना है तो। इसने अचार उठाते हुए कहा तो मीरब इसकी बात पर सुर्ख पड़ गई और बेजान घूर कर रह गई। इनकी बातें करता देखकर शहरयार ने खदीजा को ज़बरदस्ती अपने हाथों से इसे 2-3 नवाले खिलाए। हंसी मजाक में इन लोगों ने खाना खाया। सहराब में सोच रही थी, क्यों ना शामिर और हमाद की दावत की जाए, इसी बहाने सब मिलकर अच्छा वक्त गुजारेंगे। बेजान की बात सुनते सब बहुत खुश हुए। सहराब को भी इनकी ये बात अच्छी लगी। क्यों नहीं बेजान, जैसे आप सब लोगों को बेहतर लगे वैसे भी आज हम लोग छुट्टी पर घर ही हैं। तो बेजान इसकी बात सुनती खुश हो गई। तुम लोग क्या कहती हो, उन्होंने मीरब और खदीजा से पूछा। हमें कोई एतराज़ नहीं बेजान, बस हम दोनों की एक शर्त है, अगर आप मान लेंगी तो ठीक, नहीं तो आपकी इस महफिल में हम दोनों नहीं बैठेंगी। मीरब ने इनकी बात सुनकर खदीजा की तरफ देखा और फिर बेजान के आगे अपनी शर्त रखी। कैसी शर्त? सबने इन्हें सवालिया नज़रों से देखा तो खदीजा बोली, आज का डिनर भी हम दोनों बनाएंगी और आप मना नहीं करेंगी। अभी वो मुंह खोलती कि मीरा बोली, सोच लो बेजान, नहीं तो आज हम नीचे नहीं आएंगे। फिर आप जवाब देती फिर ना सबको। मीरब आप हमारी बेजान को ब्लैकमेल कर रही हैं। सराब ने इसकी बात सुनते कहा तो मीरब ने कंधे अचकाए। इनके पुख्ता इरादों को देखकर बेजान ने इनकी बात मान ली और दोनों को शगुन के तौर पर डायमंड के सेट दिए और खाने की सब ने बहुत तारीफ की। सहराब ने खदीजा को शगुन में गाड़ी दी, जिस पे शहरयार ने एतराज़ किया क्योंकि एक बार वो इसकी ड्राइविंग देख चुका था, पर सहराब ने इसे ट्रेन करने को बोला। हाँ तो तुम किस खेत की मूली हो, अपनी बीवी को ठीक से ड्राइविंग तो सिखा सकते हो ना। जिससे शहरयार खामोश हो गया।
पर खदीजा को इतना महंगा तोहफा लेते कुछ झिझक सी आई तो सहराब से इजहार कर दिया, सहराब भाई ये बहुत महंगा तोहफा है, हम कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? हमारा जो भी है आप सब लोगों का है और मैंने आपको नेक में दिया है, अगर आप नहीं रखेंगी तो हमें बुरा लगेगा। भाई भी बोलती है और पराया भी कर दिया। सहराब के नाराज़गी की वजह से इसने तोहफा कबूल कर लिया। शहरयार ने मीरब को शगुन में सोने का ब्रेसलेट दिया जो बहुत खूबसूरत था और इस खूबसूरती की असल वजह ये थी इस पे सहराब का नाम लिखा था जो कि शहरयार ने दस्ती ऑर्डर पर बनवाया था। नाश्ते से फारिग होकर खदीजा और मीरब किचन में दोपहर की तैयारियों में लग गई और इनके पीछे सहराब और शहरयार भी आन पहुंचे। इनकी मदद करवाने सहराब को एप्रन पहनता देखकर मीरा बोली, ये आप क्या कर रही हैं? इनकी बात पर सहराब ने जवाब दिया, आपकी हेल्प करवाने। आपको क्या लगता है इतना सारा कुछ आप दोनों से अकेले बनवाएंगे? हरगिज़ नहीं, हम दोनों आपका साथ देंगे। इसकी बात सुनती दोनों हैरान हुई। सहर भाई आप दोनों को खाना बनाना आता है क्या? खदीजा ने खुशगवार हैरत से पूछा, पर इसे सहराब को सहर कहते मीरब ने घूरा जो वो देख ना सकी, पर सहराब देखकर मुस्कुरा दिया, बिल्कुल हमें खाना बनाना आता है और अगर आपने पाकिस्तान की फेमस बिरयानी खानी है तो हमारे शहरयार से रब्ता करें जो आज आपको अपनी मशहूर बिरयानी खिलाएंगे। ये कहते इसने शहरयार को प्याज काटने को दिए जिसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। ये सच था, शहरयार सच में बहुत अच्छी बिरयानी बनाता था, पर सबसे मुश्किल काम इसे प्याज काटने का लगता था जिसको काटते ही इसकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। ये गलत बात है बिग ब्रो, मैं प्याज नहीं काटूंगा, शहरयार ने इतराज़ किया, पर इसकी घुरी पर चुप करके काटने लगा और सहराब दूसरी सब्जियां इन्हें महारत से काम करते देखकर दोनों हैरान रह गई। पर शहरयार की हालत देखकर जहाँ दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल था वहीं इस पर दस भी बहुत आया। खदीजा ने आगे बढ़कर इसके हाथ से प्याज और छुरी लेकर अपने दुपट्टे से इसकी आंखें साफ की। हाय सैराब, आपने मेरे छोटे से भाई पे जुल्म कर दिया, तब आप जानते थे इनकी ये हालत होगी, फिर जानबूझ के इनसे प्याज क्यों कटवाए? कुछ नहीं होता, इतना भी जुल्म नहीं हुआ। खदीजा बेटा आप एक काम करें, इसकी आंखों में ड्रॉप डाल दें, थोड़ी देर तक जलन ख़त्म हो जाएगी। सैराफ ने शहरयार की सुर्ख आंखों को देखकर खदीजा से कहा तो वो जी कहती शहरयार को लेकर अपने कमरे में चल दी। इनके जाते ही मीरब ने नफ़ी में सर हिलाया और गोश्त धोने लगी। खदीजा शहरयार के जाते ही सैराफ ने मीरब को अपनी बाहों के हिसार में लिया, इसके साथ गोश्त धोने लगा। सहर ये क्या कर रहे हैं? हम किचन में हैं। इसके करीब आने से मीरब की धड़कन अथल पथल हुई। इसने इसे जगह का एहसास दिलाया, पर वह इसकी गर्दन में अपना चेहरा दिए अपने गर्दन पर रखे बहकने लगा। सा सहर पर प्लीज़। मीरब के रोकने के बावजूद इसकी हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई इसकी गर्दन से होठ सरकते लम्ब से खुद को सैराब करने लगा। खदीजा ने इसकी कमर में लाकर इसकी आंखों में ड्रॉप्स डाले और इसकी बंद आंखें पर अपने नरम मुलायम होंठ रखे तो सियाह दाढ़ी में छुपा डिम्पल का जाहिर होना क़यामत ही ढा गया था इस पर। खदीजा ने इस पे भी अपने लब रखे तो शहरयार ने इसे बाजों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो किसी कच्ची डोरी की मानित खींची चली गई। जाना आज कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा, मुझे मासूम पर इरादा क्या है? मेरा इरादा है आपका ये गंदा सा डिम्पल चुरा लूं। खदीजा ने इसके डिम्पल पर उंगली रखते कहा तो इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई। तो चुरा लो ना, तुम्हारा ही है ये डिम्पल भी और डिम्पल वाला भी। इसकी आंखों में खुमार की सुर्खी देखकर शहरयार ने कहा तो वो उठते हुए बोली, चले शहरी, काम बहुत है, अब आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। वहाँ मीरब और सहराब भाई अकेले हैं। शहरयार ने इसे उठते देखकर दोबारा खुद पे गिराया, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ अभी जाने की। आपको क्या लगता है बिग ब्रो, ये जानते हुए प्याज से मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी काटने के लिए क्यों दिए? इसकी बात पर खदीजा ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, क्योंकि इन्हें प्राइवेसी चाहिए थी। अब छूट दी है हमें तो हम इसका फ़ायदा भी उठाएंगे ना। इसकी बात पर खदीजा का मुंह खुले का खुला रह गया और इसे दिखने लगी तो इसने मुस्कुराकर इस पर अपना चाप लम्स बिखेरा। पहले खदीजा गड़बड़ाई, फिर इसके बालों में
हाथ डाले इसका साथ देने लगी। सबके खाना खाने के बाद रूबा ने मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन किचन में रखवाए और चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ आमना बेगम के रूम में भिजवा दी। तभी शामिर रूबा के पीछे किचन में चला आया। एक नज़र रूबा की पुष्ट पर डालकर फ्रिज खोलकर स्ट्रॉबेरी निकालकर इसके छोटे छोटे पीस किए और इसमें न्यूटेला मेल्ट करके डाली, जबकि रूबा ने एक नज़र शामिर को देखा जो मसरूफ सा स्ट्रॉबेरीज पर चॉकलेट लगा रहा था। रूबा ने सर झटककर अपने और शामिर के लिए चाय कपों में डाली। इट्स डन, चलो बेगम इधर आओ। बाल को थामकर आंखें छोटी करके गौर से देखते रूबा को पुकारा तो रूबा ने चौंक कर शामिर को देखा। क्या मतलब, किधर आऊं? रूबा ने हैरत से इस्तफसार किया तो शामिर ने घूर कर रूबा को देखा। बाल काउंटर पर रखकर कदम रूबा की जानिब बढ़ाए। रूबा को कलाई से पकड़कर काउंटर के करीब लाकर खड़ा किया। एक तो मैंने हम दोनों के लिए इतनी मोहब्बत से स्वीट डिश बनाई है और तुम हमेशा की तरह फालतू सवाल करके मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश कर रही हो। ये देखो और चखकर बताओ कि कैसी है। बाल उठाकर रूबा के सामने किया तो रूबा ने नासमझी से शामिर को देखा। स्ट्रॉबेरी पहले बहुत बड़ी थी ना, जिसके तुमने अब इतने टुकड़े कर डाले हैं। ओह, मैं सदके जाऊं, कहीं इस स्वीट डिश को बनाते आपके नाजुक हाथ तो नहीं थक गए? इतनी मेहनत वाला काम आपने किया मेरे सरताज, इस नाचीज़ के लिए। मासूमियत से आंखें पटपटाते तंज किया तो शामिर ने इसे घूर कर देखा। छोटे टुकड़े इसलिए किए क्योंकि मैं सब्र नहीं कर सकता था, मेरे हाथ तो नहीं, मगर आज तुम्हारी नाजुक जान जरूर थकने वाली है। एंड लास्ट थिंग, ये मेहनत तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए थी। आज मैं अपनी फेवरेट स्वीट डिश को कुछ अलग तरीके से खाना चाहता हूँ, चॉकलेट में डिप हुई। स्ट्रॉबेरी को अपनी उंगलियों में थामकर रूबा के होंठों के दरमियान जबरदस्ती रखते आंख विंक करके कहा और फिर रूबा को समझने का मौका दिए बगैर रूबा के होंठों पर झुकाया, जबकि इस अचानक अफदाद पर रूबा हकदसी भटी आंखों से खुद पर झुके शामिर को देखा, जो पूरी शिद्दत से रूबा के होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिए रूबा की मैसूरकिन सांसों की खुशबू को खुद में अंडेलता बहक रहा था। रूबा के बिगड़े तनफ़ुस को महसूस करके अपने होंठ रूबा के होंठों से जुदा किया तो रूबा ने हाँफते हुए शामिर के कंधे से टिका दिया। रूबा की तेज़ धड़कनों के शोर को अपने सीने पर महसूस करके शामिर के होंठों पर तबस्सुम सा बिखर गया। रूबा की कमर के गिर्द हाथ लपेटकर इसे अपने कंधे पर उठाया और बालों हाथ में पकड़कर कदम रूबा की जानिब बढ़ाए। रूबा को बेड पर लिटाने के बाद अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर उछाली तो रूबा ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तय करके खुद पर झुकते शामिर को देखा। देखो मीर, तुम पहले ही मुझे इस 4 दिन से ज़्यादा तंग कर चुके हो। मेरी किसी मज़ाहमत को तुम खातर में नहीं लाते, मगर अब तुमने ये चीप हरकत की तो मुझसे बात मत करना। वो अन करने वाले अंदाज में कहकर उठना चाहा तो शामिर ने रूबा को कंधों से थाम कर बेड पर लिटाया। ये अभी बाहर क्या कहा? मैंने ममा से सुना नहीं तुमने हमें इनके लिए पोता पोती का इंतज़ाम करना है, इसीलिए खामोशी से मेरा साथ दो, साथ ना भी दो, बस खामोशी इख्तियार कर लो। मज़ाहमत तो तुम्हारी वैसे भी कोई काम नहीं आने वाली, कंधे अचका कर जवाब देते बिना रुबा को समझने का मौका दिए रुबा की दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेकर इसके होंठों पर झुकता चला गया। शामिर के शिद्दत बड़े लम्स पर रुबा को लगा जैसे किसी ने दुखता हुआ कोयला इसके होंठों पर रख दिया हो। रुबा के बिगड़े तनफ़ुस को महसूस करके शामिर पीछे हटा बाउल में मेल्ट हुई चॉकलेट को अपनी उंगलियों पर लगाकर लंबे लंबे सांस लेती रूबा को देखकर होंठों का किनारा दांतों तले दबाया। मीर, मैं सर फाड़ दूंगी, हटाओ इसे। शामिर की उंगलियों को अपने चेहरे से गर्दन तक महसूस करके चलाकर कहा, मगर शामिर बिना ध्यान दिए अपने काम में मसरूफ रहा। एक नज़र रूबा के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखकर पूरे शिद्दत से अपना लम्स रूबा के चेहरे पर और गर्दन पर छोड़ने लगा। अपने हाथों से लगाई चॉकलेट को होंठों से चुन दे रूबा को अपनी ज़ात में गुम करता चला गया।
रुबा ने मंदी मंदी आंखें खोलकर शामिर को देखा, जो सारी रात किसी आवारा बातिल की तरह रुबा को अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोता रहा था। अपनी मखरूती उंगलियों से शामिर के चेहरे को छूते रुबा ने अपने लब शामिर की घनी मूछों पर रखे तो शामिर ने कुर्बत का खुमार लिए सुर्ख आंखों को वार करके रुबा को देखा, जिसे देख रुबा ने नामहसूस अंदाज में कंफर्टर को अपने कंधों के गिर्द लपेटकर फासला कायम करना चाहा, मगर इससे पहले ही शामिर ने रुबा की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर इसे खुद में भींच लिया। रुबा के कंधों के गिर्द लपेटे कंफर्टर को हटाया तो नजरें रुबा की गर्दन और कंधों पर अपने शिद्दतों के निशान पर गई। झुककर नरमी से इन निशानों को छूकर रुबा को खुद में भींच लिया। ये दोपहर 2 बजे का वक्त था जब खाना खाकर लाउंज में बैठे सभी चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। खदीजा की और मीरब की फैमिली यहाँ मौजूद थी। सबने खाने की बहुत तारीफ की। मीरब और खदीजा के हाथों के जायकों के सब तो दीवाने थे, पर इस बार शहरयार के हाथों की बिरयानी और सहराब के हाथ के खाने की सब लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। मीरब खुद हैरान थी। इसका कहना था इतना अच्छा तो वो भी नहीं बनाती जितना सहराब ने बनाया है, और ये हकीकत भी था। बीजान सहराब को यूं दिल खोलकर सबके बीच हंसते मुस्कुराते देखकर इनकी आंखें खुशी से नम हो गई। इन्हें याद था सहराब तब इतना हंसता मुस्कुराता था जब तक इसके माँ बाप थे। इनके जाने के बाद खुश तो रहता, पर इसकी मुस्कुराहट में वो खनक नहीं रही थी जो इसके माँ बाप के होते हुए थी या अब मीरब के साथ है। वो तो बार बार इस पे आयत पढ़कर फूंक रही थी, कहीं इसे नजर ही न लग जाए। जो सबके बीच हंसी मजाक में वो इतना प्यारा और दिलकश लग रहा था, मीरब को भी अब डर लगने लगा था कहीं इसकी अपनी नज़र ना अपने शोहर को लग जाए। कुछ देर हंसी मजाक के बाद रुबा ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। इसके मुखातिब करने से सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। शामिर इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, पर इसने इसकी तरफ देखने की गलती नहीं की थी। आज इसे चुप नहीं रहना था। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? अहमद साहब ने रुबा को बोलने की इजाज़त दी तो वो सहराब के सामने आई। सर, जैसा कि आप जानते हैं हम सब मिशन के करीब हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें घर वालों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जाने इस दौरान किसकी शहादत हो जाए, हमें सबसे और नहीं छुपाना चाहिए। रुबा की बात पर सहराब ने सर हिलाया, क्योंकि वो ठीक कह रही थी, पर इसकी बात पर सबके दिल धड़के। कैसा सच बेटा, क्या कह रही हो? बीजान ने परेशानी से पहले सहराब को देखा, फिर रुबा की तरफ देख के सवाल किया। मीरब का भी रंग सफ़ेद पड़ने लगा। मैं बताता हूँ। सहराब और शहरयार बीजान के पास आ गए, जहाँ खदीजा और मीरब इनके पास बैठी थी। सहराब ने बीजान के कदमों में बैठकर सच बताने लगा। बीजान, मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। ज़िंदगी में हम दोनों ने एक काम आपको बिना बताए बिना इजाज़त किए किया है, और वो ये है कि मैं शहरयार, रुबा और शामिर आर्मी ऑफिसर्स हैं। सब ने इनकी तरफ हैरानगी से देखा। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ बीजान, पहली बार आपकी इजाज़त के बगैर एक कदम उठाया, पर मेरे डैड ने कभी कोई काम अपना अधूरा नहीं छोड़ा, तो मैं इनका अधूरा काम बीच में कैसे छोड़ दूँ, और इन हिवानों को कैसे जिमल चौधरी शहरयार की बहन जैसी मासूम बच्चियों के लिए ज़िंदा छोड़ दूँ कि हर वो उस जैसी बच्चों को नोचते रहें। आपको क्या लगता है बीजान, मैं नहीं जानता? आप मॉम डैड की तस्वीर के साथ तन्हा बैठकर इनसे बातें करते हैं, इन्हें याद करते हैं। कभी मेरे सामने नहीं रोई, सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मैं ना टूट जाऊं, पर मुझे अपनी बीजान के एक एक आंसू और अजियत का बदला लेना है, और इसमें मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तुमने आर्मी कब से ज्वाइन की थी? बीजान के सवाल पर इसने बताया, माजी सहराब जब 15 साल का था तब इसने खान से बोल के इसने आर्मी ज्वाइन करनी है, हर हाल में हर कीमत पर। खान इसकी बात मानकर कर्नल नुमान साहब के पास ले गया, जो वहाज का बचपन का दोस्त था। उन्होंने इसकी ख्वाहिश और जुनूनियत को देखकर इसे आर्मी में ले लिया। कम उम्र में वो छोटे मोटे केस आसानी से डील कर लेता था। उम्र 25 साल। सहराब यज़दान, लोकेशन इस्लामाबाद। मेजर सहराब, आपको एक नया मिशन दिया जा रहा है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आप हर मिशन की तरह इस मिशन में भी हमें सुरखरू करेंगे। कर्नल नुमान बेग मजबूत लहजे में बोले, इंशाअल्लाह सर। सहराब ने संजीदा अंदाज में जवाब दिया। इस वक्त
मीटिंग रूम में 7 लोग थे जो ना सिर्फ आर्मी के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे बल्कि एक खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे भी थे। कर्नल नोमान ने सैराब का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए इसको इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ये मिशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 35 दिन दिए जाएंगे और इस टाइम लिमिट के बाद आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? कर्नल नुमान बेग तंबिया अंदाज में सहराब की तरफ देखते हुए बोले, यस सर, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा। मेजर सहराब ने मुद्दब अंदाज में जवाब दिया, ये फाइल ने और इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग और अगला लाया अमल आप हमें अगले 2 दिनों में बताएंगे। नुमान बेग ने सहराब को एक फ़ाइल पकड़ाते हुए कहा। सहराब ने एक नज़र इस फाइल को देखा और बोला, श्योर सर, चलें फिर इंशाअल्लाह 2 दिन बाद इसी जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे। ये बोलकर नुमान बेग अपनी चेयर से उठे और रूम से बाहर चले गए। बाकी सब भी आमीन बोलकर बाहर की जानिब चल दिए। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।